हेलो, आई एम तरसर फ्रॉम एसएएल कोचिंग सेंटर। प्यारे बच्चों, जो आज की क्लास है वो क्लास आपके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। आप इस क्लास को देखना कि अंत में आपको वास्तव में लगेगा कि इंग्लिश किस तरीके से हमें सीखना चाहिए। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। यहाँ पर मैं 4 वर्ड लेके आया हूँ जिसे आप देख रहे हैं बोर्ड पे लिखा हुआ। पहला लिखा है ये दिस, सेकंड लिखा है दैट, दीज, दोज। आज ये 4 वर्ड के बारे में जानते हैं कि आखिर इस वर्ड का क्या यूज है, कैसे करके इससे सेंटेंस बनाते हैं। जब आपने छोटे छोटे वर्ड बनाना सीखा, छोटे क्लास में थे आप, क्लास फर्स्ट में पढ़ रहे थे, तब आपको ये सिखाया गया था इससे छोटे छोटे सेंटेंस बनाना और फिर वहीं से आप आगे बढ़े। लेकिन आज देखना कि फिर से आपको लगेगा कि वास्तव में अब जाके हमने इन 4 वर्डों को से सेंटेंस बनाना हमने सीखा। तो यहाँ पर ये किसके लिए क्लास है? आप अगर आपका माइंड क्वेश्चन करता है कि ये किसके लिए है ये क्लास एक 0 लेवल के बच्चे से लेके जो स्टडी पूरी कर चुका है उसके लिए भी है, सब के लिए है। तो देखना यहाँ पर किस प्रकार से आज की क्लास आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो 4 वर्ड है इसको आप कैसे करके यूज करोगे। यहाँ पर देखिए दिस, दैट, दीज एंड दोज। एट फर्स्ट देखिए कि दिस मीन्स होता है यह, दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स होता है वह, दीज मीन्स होता है ये सब, दोज मीन्स होता है वे सब। दिस एंड दैट ये दोनों होते हैं सिंगुलर और वर्ब भी लेते हैं सिंगुलर। दीज एंड दोज ये दोनों होते हैं प्लूरल और वर्ब भी लेते हैं प्लूरल। इतने बात समझ जाओ। पहले क्या कहा मैंने? दिस दैट हमेशा होता है सिंगुलर, दिस दोज होता है प्लूरल। तो दिस मीन्स होता है यह, दैट मीन्स वह है, दिस मीन्स ये सब, दोज मीन्स भी वे सब। और ये वर्ब क्या लेता है? सिंगुलर। ये क्या लेता है? प्लूरल। अगर ये सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर, अगर ये प्लूरल है तो वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल लेगा। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे दिस का यूज कहाँ करेंगे? जब कोई भी वस्तु जब सिंगुलर हो, अगर कोई भी वस्तु आपका सिंगुलर हो जिसको हम छू सकते हैं, जैसे मार्कर मेरे हाथ में यहीं पर है और मैं इसको छू पा रहा हूं, तो इसका मतलब ये हो गया दिस, यानी दिस इज अ मार्कर। अगर ये मार्कर दूर है जिस पर मेरा हाथ नहीं पहुंचता है या मैं टच नहीं कर सकता हूं, छू नहीं सकता हूं, तब इसको क्या कहेंगे? दैट, दैट इज अ मार्कर। अब देखिए नेक्स्ट दीज का यूज, यानी दीज का जो यूज है वो भी नजदीक के लिए ही होता है, बट इसमें जो वस्तु होता है वो प्लूरल होता है। जैसे दीज आर टेबल्स, बहुत सारे टेबल हैं, वो नजदीक में है जिसको मैं छू सकता हूं, तो उसके लिए लगाते हैं दीज। और दोज जब बहुत सारे वस्तु है प्लूरल में है और वो दूर है जिसको मैं छू नहीं सकता, उसके लिए यूज करते हैं दोज, यानी दोज आर टेबल्स। तो देखिए यहाँ पर सेंटेंस भी बना के दिखाते हैं। दिस इज अ बॉल। इसी तरीके से दैट इज अ बॉल। यहां पर देखिए दीज से, दीज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स, दोज आर चेयर्स। तो देखिए यहाँ पर जो दिस है वो ये नजदीक के लिए इंडिकेट कर रहा है, जिसको हम छू सकते हैं जिस वस्तु को। दिस इज अ बॉल। नीचे देखिए दैट, ये दूर के लिए, दैट इज अ बॉल, दूर के लिए। ये देखिए दीज आर चेयर्स, यानी चेयर्स है बहुत सारे, वो नजदीक है उसके लिए दीज आर चेयर्स। दोज आर चेयर्स जो दूर है जिसको हम छू नहीं सकते और बहुत सारे प्लूरल में है, तो उसी के लिए क्या लगाते हैं? दोज का यूज करते हैं, दोज आर चेयर्स। अब यहाँ पर देखिए दिस सिंगुलर है तो वर्ब भी लेगा सिंगुलर, यानी इज क्या है? सिंगुलर वर्ब। यहाँ पर भी सिंगुलर। दीज आपका प्लूरल है, वर्ब भी क्या लेगा? प्लूरल। दोनों क्या है? आर क्या है? प्लूरल वर्ब है। तो ऐसे करके आप सेंटेंस बनाना सीखेंगे आसानी से। बट अब आगे देखिए तो किस प्रकार से आपको सीखना है। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट एक सेंटेंस लिखता हूं मैं।
यहां पर लिखा मोहन गोज टू मार्केट, मोहन गोज टू मार्केट। तो यहां पर देखिए जब ऐसा सेंटेंस लिखा हुआ आता है या आपने देखा है ये सेंटेंस कहीं भी ग्रामर के बुक में कहीं पर भी, तो इसमें आप ये पता करते हो कि मोहन हो गया सब्जेक्ट, गोज हो गया वर्ब, ये जो बच गया आपका ये हो गया आपका अदर वर्ब। अब ऐसे सेंटेंस ये भी सेंटेंस है और ये भी क्या है सेंटेंस। अब दूसरी बात सुनिए मेरी ध्यान से, यानी दुनिया का कोई भी सेंटेंस हो, चाहे वो छोटा हो चाहे वो बड़ा सेंटेंस हो, उसमें हमेशा सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड रहेगा। बिना सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड का कोई भी सेंटेंस फ्रेम नहीं होता। तो कोई भी सेंटेंस ले जाओ, बहुत बड़े बड़े सेंटेंस ले लो और छोटे छोटे सेंटेंस ले लो, उसमें सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड रहेगा। अब आपको इसमें पूछा जाता है कि बताइए दिस इज अ बॉल में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या अदर वर्ड है। तो देखिए आपने ऐसा तो सीखा कि मोहन गोज टू मार्केट, तो लेकिन यहाँ पर आपने इस तरीके से आप कंफ्यूजन होती है कि यहाँ पर क्या सब्जेक्ट है। यहाँ तो लिविंग देखा, मोहन देखा, तो ये सब्जेक्ट है, करता है, जिसको आप कहते हो करता। करता का मतलब करने वाला, बट यहाँ पर तो करने वाला कोई नहीं, तो इसका मतलब इसमें कंफ्यूजन कि कहाँ पर सब्जेक्ट है और कहाँ पर वर्ब है। बिना सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड का कोई सेंटेंस नहीं बनता है। मैं कह रहा हूँ, ये आपको भी पता है कि बिना सब्जेक्ट वर्ब का सेंटेंस नहीं बनता। तो देखिए यहाँ पर जो दिस है ये सब्जेक्ट, दिस हो गया वर्ब, जो बच गया आपका ये अदर वर्ड। अब देखिए वैसे ही दैट भी सब्जेक्ट, दीज भी सब्जेक्ट, दोज भी आपका सब्जेक्ट है। तो देखिए यहाँ पर जो दिस दैट एंड दीज दोज है, ये आपका कैसा सब्जेक्ट है? ये सब्जेक्ट है आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये सब? ये सब है आपका प्रोनाउन सब्जेक्ट। आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये वर्ड कौन से वर्ड है, नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव है, वर्ब है, कंजंक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन कौन सा वर्ड है, तो आपको समझ में आ गया ये एज ए सब्जेक्ट है। अगर जब इसको सब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाए सेंटेंस में, देखो कहने का मतलब इसका सिर्फ सब्जेक्ट का ही यूज नहीं है सेंटेंस में, इसका नस यूज दिखाता हूं आपको। ये एज ए सब्जेक्ट के रूप में यहाँ पे काम कर रहे हैं। अब नस देखिए कि किस प्रकार से सब्जेक्ट के अलावा भी ये क्या करते हैं, दूसरे तरीके से यूज किए जाते हैं सेंटेंस में। ध्यान से देखेंगे, देखिए यहां पर मैंने फिर से लिखा दिस, क्या लिखा दिस, यहां पर लिखा पेन इज कॉस्टली, दिस पेन इज कॉस्टली, ये सेंटेंस लिखा मैंने। तो देखिए यहां पर पेन हो गया आपका नाउन, ये आपको पता है। अगर पता नहीं है तो मेरा नाउन का क्लास देख लेना, शुरुआत वहीं से है। आप पूरा नाउन का क्लास डिटेल में बेसिक टू एडवांस पढ़ा रखा है, वहां पर आपको पता चल जाएगा। पेन आपका नाउन है, इज आपका वर्ब हो गया और वर्ब के बाद जो बचा अदर वर्ड। अब बताइए कि ये दिस क्या है फिर इसमें, यही तो कंफ्यूजन है। बहुत आसान सा सेंटेंस है बट फंस जाते हैं बच्चे सारे और पता नहीं चलता। आपने सीखा कि दिस मींस या दैट मींस या दिस मींस ये सब, दोस मींस वे सब, दिस इज अ पेन, दिस इज अ कैट, दिस इज अ बॉल, बस ऐसे सीखा सेंटेंस बना। बट जब ऐसा सेंटेंस आया तो वहां पर आप कंफ्यूजन हो गए। अब ये दिस यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर देखिए, अब एक बात सुनिए मेरी, ये आपका जो पेन है वो नाउन है। तो बात सुनिए कि नाउन से पहले कोई भी वर्ड रहे, दुनिया का कोई भी वर्ड अगर नाउन से पहले लिखा गया है तो वो वर्ड होता है एडजेक्टिव। क्या होता है? एडजेक्टिव होता है। यानी नाउन से पहले हमेशा क्या रहता है? एडजेक्टिव रहता है। समझ में आ गया? और नाउन के बाद क्या है आपका? एक वर्ब है। तो वर्ब, अब अगली बात सुनिए, यहाँ पर ये इज आपका वर्ब है, यहां से बाहर निकाल दिया इसको मैंने, इज आपका वर्ब है और वर्ब से पहले हमेशा रहता है सब्जेक्ट। समझ में आई बात? यानी वर्ब से पहले हमेशा रहता है सब्जेक्ट। यानी आपका यहाँ इससे पहले है पेन, तो पेन आपका क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। यानी नाउन भी है और सब्जेक्ट है। अगर इससे पहले अगर एडजेक्टिव लगा है तो ये नाउन है। अगर यहाँ पर जिसको हटा दें
तो देखिए पेन इज कॉस्टली, तो ये बन गया आपका यहाँ पर सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब, ये हो गया अदर वर्ड। तो ये सेंटेंस आपका बन गया। तो आपको पता चल गया कि जो नाउन से हमेशा पहले कौन रहता है, एडजेक्टिव वर्ड। तो दिस यहाँ पर एडजेक्टिव हो गया। इसी प्रकार यहाँ पर दैट लगाएंगे तो दैट भी हो जाएगा एडजेक्टिव। दीज से भी लगाएंगे, देखो दीज से भी बनाते हैं, दीज, दीज मैंगोज आर कॉस्टली। यहां पर देखो दीज मैंगोज आर कॉस्टली। देखिए जो मैंगोज है ये नाउन वर्ड है और इससे पहले हमेशा क्या होता है, एडजेक्टिव। बताया था मैंने, यहाँ पर भी देखो और यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। नाउन से पहले हमेशा एडजेक्ट, नाउन से पहले एडजेक्टिव वर्ड। यानी अब हमें समझ में आया कि दिस, दैट, दिस, दो जो है प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं। कैसे सब्जेक्ट हैं, प्रोनाउन सब्जेक्ट हैं। और अगर ये नाउन से पहले रहता है तो ये एडजेक्टिव क्या कहलाएंगे, एडजेक्टिव कहलाएंगे। तो आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आ गया कि किस प्रकार से सेंटेंस को, छोटे छोटे सेंटेंस को फ्रेम किया जाता है, छोटे छोटे सेंटेंस को कैसे समझा जाता है, कैसे लिखा जाता है। इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश, इफ यू वांट टू राइट इंग्लिश, इफ यू वांट टू क्रैक द एग्जाम, इफ यू वांट टू लर्न इंग्लिश, माय फ्रेंड, यू विल स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच। अगर आपको वाकई अगर इंग्लिश सीखना है, इंग्लिश में स्पीकिंग करनी है, आपको अगर लिखना चाहते हो बेहतर, अगर एग्जाम पास करना है, अगर आपको लगता है कि वास्तव में मुझे इंग्लिश सीखनी है, तो आपको हवा में काम नहीं करना होगा, हवा में तीर नहीं मारना होगा, जड़ का काम करना होगा। जब जड़ जानेंगे इस इंग्लिश का, तब जाके आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, तब आपके लिए हर कोई चीज आसान हो जाएगी। इस प्रकार से जब रूट आपका स्ट्रांग होगा तब जाके आपको फ्रूट भी बेहतर मिलेंगे। तो इस प्रकार से जड़ पे काम कीजिए। आई होप आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। फिर आऊंगा नेक्स्ट क्लास में, बताइए इसमें क्या आपको सीखने के लिए मिला या नहीं मिला। देखा होगा आपने पूरी क्लास को अच्छी तरह से, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि आपको कैसा लगा। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।